अक्टूबर 986 का साल था। उत्तरी सागर में एक 24 मीटर लंबा लकड़ी का जहाज अपनी नोक से लहरों में गोते लगा रहा था। पानी डेक को ढक रहा था, हवा गीले कपड़ों से गर्मी खींच रही थी और निकटतम भूमि तक सैकड़ों किलोमीटर तक केवल ठंडा महासागर फैला हुआ था। ऐसा लगता था कि यहां जीवित रहने का एकमात्र तरीका आग जलाना था। लेकिन जिस आग को वाइकिंग्स को ठंड से बचाना था, वही लकड़ी के जहाज पर एक खतरा बन जाती थी। यदि आग जहाज को नष्ट कर सकती थी, तो एकमात्र भट्ठी मानव शरीर ही बचा था। जब तक वाइकिंग चलता रहता, मांसपेशियां गर्मी पैदा करती थीं, लेकिन बर्फीला पानी और गीले कपड़े इसे तेजी से सोख लेते थे। एक बार जब कोई व्यक्ति भीग जाता, तो एक दुष्चक्र शुरू हो जाता था। ठंड गर्मी छीन लेती, वाइकिंग्स अपनी ताकत खो देते और ताकत की कमी उन्हें हिलने डुलने से रोकती थी। एक एक करके लोग काम करने की क्षमता खो देते और एक समय ऐसा आता जब जहाज को चलाने वाला कोई नहीं बचता, जबकि लहरें किनारे पर टकराती रहती थीं। तो फिर वाइकिंग्स लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान बिना आग के कैसे जीवित रहते थे, और वाइकिंग्स की नावें लगभग कभी क्यों नहीं रुकती थीं? राल और चीड़ का तारकोल स्कैंडिनेवियाई जहाजों के जलरोधक होने का मुख्य रहस्य था। वाइकिंग्स बलूत के शरीर के हर तख्ते को उबलते हुए तारकोल से अच्छी तरह भिगोते थे। सामान्य परिस्थितियों में यह परत लकड़ी को सड़ने से मजबूती से बचाती है, लेकिन जैसे ही डेक पर खुली लौ आती है, यह सुरक्षा तुरंत बारूद में बदल जाती है। तारकोल लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही ज्वलनशील गैसें छोड़ता है। यदि अंगारों से निकलने वाला कोयला टार लगे फर्श पर गिरता है, तो उसे समुद्री पानी से बुझाना व्यर्थ है। तैलीय राल पानी की सतह पर तैरता है और बाढ़ग्रस्त डेक पर जलता रहता है। लेकिन अगर चालक दल किसी तरह एक छोटी सी लोहे की बाल्टी में आग को नियंत्रित कर भी लेता, तो दूसरी समस्या सामने आती थी: जहरीला धुआं। ड्रैकर एक खुला जहाज था जिसके किनारे नीचे थे। तूफान के दौरान लकड़ी की ढालें बर्फीली लहरों से नाविकों को बचाने के लिए किनारों के साथ बंद हो जाती थीं। इस समय डेक एक संकीर्ण बंद गलियारे में बदल जाता था। चीड़ का राल जलने पर घना कालिक जैसा धुआं छोड़ता है, जिसमें फिनोल और तीखी गैसें होती हैं। आने वाली लहरों से हवा का प्रवाह इस तीखे बादल को सीधे नाविकों के चेहरों पर धकेलता था। 30 लोग कुछ ही मिनटों में दम घुटने लगते थे। आंसुओं से आंखें भर जाती थीं। दम घुटने लगता था और चप्पू पर नियंत्रण खोने का मतलब था जहाज का पलटना। प्राचीन स्कैंडिनेवियाई कानूनों में भी ग्रे गूज के नियम संग्रह में असुरक्षित आग जलाने को सीधे तौर पर तोड़फोड़ के बराबर माना जाता था। यदि चालक दल का कोई सदस्य आग का खतरा पैदा करता था, तो कप्तान को उसे निकटतम निर्जन चट्टान पर बिना रोटी और पानी के उतारने का अधिकार था। 20वीं सदी के मध्य में डेनिश पुरातत्वविद ओले क्राम्न पैडरसन ने रोस्किले फ्योर्ड की तलहटी से 5 डूबे हुए वाइकिंग जहाजों को निकाला, जिन्हें स्कूलडालेव जहाज के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने बची हुई लकड़ी का विस्तृत रासायनिक विश्लेषण किया। न तो युद्ध ड्रैकर पर और न ही मालवाहक नोर पर भट्टियों से कालिख के निशान पाए गए। हालांकि पुरातत्वविदों ने चीड़ के तारकोल और मोम के गहरे निशान पाए, जो पूरे आंतरिक स्थान को ढके हुए थे। इसने अंततः साबित कर दिया कि वाइकिंग्स ने जानबूझकर खतरनाक गर्मी से इनकार कर दिया था। जहाज की अखंडता को बनाए रखना और तीखे धुएं से जहर न खाना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। लेकिन जब जहाज लहरों के बीच बर्फीली खाई में गिरता है, तो आग की अनुपस्थिति व्यक्ति को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर देती है। तापमान गिरता है, बर्फीली फुहारें कपड़ों में घुस जाती हैं और नाविकों की उंगलियां बलूत के चप्पू को महसूस करना बंद कर देती हैं। यदि कोई नाविक अत्यधिक ठंड के कारण चप्पू गिरा देता है, तो सामान्य लय बिगड़ जाती है और पड़ोसी चप्पू समुद्री लहर के झटके से टूट जाता है। टीम जमते हुए महासागर के साथ अकेली रह जाती है और ठीक इसी क्षण स्कैंडिनेवियाई लोगों द्वारा शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए विकसित एकमात्र सुरक्षा काम करना शुरू कर देती थी। बर्फीले महासागर में चुभती हवा के नीचे भीगना किसी भी नाविक के लिए सीधा मौत का फरमान था। सामान्य कपड़ा तुरंत समुद्री पानी सोख लेता है, शरीर से चिपक जाता है और कुछ ही मिनटों में बची हुई गर्मी को उड़ा देता है। लेकिन स्कैंडिनेवियाई योद्धा ऐसे कपड़े पहनते थे जो पूरी तरह से नमक से भीगने पर भी गर्मी देते रहते थे। इसका रहस्य वादमाल नामक एक विशेष ऊनी कपड़े में छिपा था। इसे बनाने के लिए महिलाएं स्थानीय मोटे ऊन वाली भेड़ों के ऊन का उपयोग करती थीं। मुख्य चाल यह थी कि बुनाई से पहले धागे को कभी भी उसके प्राकृतिक वसा से धोया नहीं जाता था। धागों में प्राकृतिक पशु मोम, लैनोलिन पूरी तरह से संरक्षित रहता था।
घना वसा हर ऊनी रेशे को ढकता था और नमी को मजबूती से दूर रखता था। वादमाल का कपड़ा ठीक वैसे ही काम करता था जैसे एक आधुनिक वेटसूट। समुद्री पानी ऊपरी परत से घुसता था, लेकिन धागों के बीच सूक्ष्म छिद्रों में रुका रहता था। नाविक का शरीर नमी की इस पतली परत को तेजी से गर्म करता था और घना ऊनी लबादा बर्फीली हवा को व्यक्ति को पूरी तरह से ठंडा करने से रोकता था। वादमाल के सुरक्षात्मक गुणों को इतना महत्व दिया जाता था कि मध्यकालीन आइसलैंड में यह कपड़ा आधिकारिक तौर पर पैसे के रूप में इस्तेमाल होता था। स्कैंडिनेवियाई कानून ग्रे गूज में विनिमय की माप सख्ती से तय की गई थी। एक निश्चित लंबाई के गुणवत्ता वाले कपड़े का चांदी में एक सटीक मूल्य होता था। धागे की सघनता और ऊन की वसा पर सीधे तौर पर महासागर पार करने के दौरान पुरुषों के जीवन का निर्भर करता था। लेकिन धड़ की सुरक्षा तो आधी बात थी। ड्रैकर के गीले फर्श पर सबसे पहले पैर जम जाते थे। साधारण चमड़े के जूते तुरंत समुद्री पानी को अंदर आने देते थे। पैरों की उंगलियों को ठंड से जमने से बचाने के लिए जूतों को सूखे दलदली सेज घास और घोड़े के बालों से कसकर भरा जाता था। इस विशेष जूते की घास को स्कैंडिनेवियाई लोग पूरी गर्मियों में इकट्ठा करते थे। इसे धूप में सावधानी से सुखाते थे। जूते के अंदर सूखी घास एक लचीला वायु कुशन बनाती थी। यहां तक कि जब पानी जूते के अंदर घुस जाता था, तब भी घास पैर की गर्मी को बनाए रखती थी और बर्फीली गीली त्वचा को उंगलियों को छूने नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि ऊनी लबादा और जूतों में घास इस समस्या को पूरी तरह से हल कर देती थी। लेकिन घंटों तक चलने वाला तूफान धीरे धीरे ऐसी सुरक्षा को भी भेद देता था। लहरें बिना रुके डेक पर टकराती थीं और नमकीन पानी कपड़े से पशु वसा को धो देता था। ऊन भारी हो जाता था, जिससे कपड़ों का वजन लगभग दोगुना हो जाता था। भीगा हुआ व्यक्ति सिर्फ फिसलन भरे तख्तों पर संतुलन बनाए रखने में ही भारी मात्रा में ताकत खर्च करता था। रात में महासागर के ऊपर का तापमान शून्य से नीचे गिर जाता था। एक अकेला व्यक्ति भारी गीले लबादे में आराम करते समय तेजी से अपनी आंतरिक गर्मी खोने लगता था। ठंड धीरे धीरे भारी होते कपड़े के नीचे घुस जाती थी, नाड़ी को धीमा कर देती थी और उंगलियों को जकड़ लेती थी। ऊनी कवच ऊर्जा को संरक्षित करता है, लेकिन स्वयं गर्मी पैदा नहीं करता। एक बार जब कोई व्यक्ति रात की पहरेदारी में अकेला रह जाता था, तो ठंड मांसपेशियों को जकड़ लेती थी और तब चालक दल को एकमात्र शेष विधि का उपयोग करना पड़ता था, पूरे जहाज को एक जीवित भट्ठी में बदलना। ड्रैकर के खुले डेक पर स्कैंडिनेवियाई लोग हुथफात नामक एक प्राचीन सोने की जगह का उपयोग करते थे। यह कई बैलों या सील की खालों से सिला हुआ एक विशाल जलरोधक शामियाना था। 30 पुरुष एक दूसरे से सटकर लकड़ी के तख्तों पर लेट जाते थे, एक सघन परत बनाते थे और इस भारी चमड़े के आवरण से सिर तक ढक लेते थे। यहां भौतिकी का एक सरल नियम काम करना शुरू कर देता है। गीली हवा में एक अकेला व्यक्ति उसी गति से ठंडा होता है जैसे कड़ाके की ठंड में एक छोटी चाय का प्याला। लेकिन 30 लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर एक हवारोधी खाल के नीचे दबे हुए एक शक्तिशाली हीटिंग रेडिएटर में बदल जाते थे। शरीरों द्वारा उत्सर्जित गर्मी चमड़े के शामियाने के नीचे जमा हो जाती है, जिससे अंदर एक गर्म हवा की परत बन जाती है। लेकिन जब चालक दल का एक आधा हुथफात के नीचे सो रहा होता था, तो दूसरा आधा चप्पू पर रहने के लिए बाध्य होता था। और यहीं मुख्य प्रश्न के रहस्य का एक हिस्सा छिपा है। वाइकिंग्स का जहाज महासागर पार करते समय लगभग कभी क्यों नहीं रुकता था? निरंतर चप्पू चलाना केवल किनारे तक तेजी से पहुंचने के लिए ही जरूरी नहीं था। यह जागते हुए नाविकों के लिए जीवन बनाए रखने का एकमात्र तरीका था। जब कोई व्यक्ति भारी बलूत के चप्पू को धकेलता है, तो उसकी मांसपेशियां अपनी सीमा पर काम करती हैं। ऐसे शारीरिक तनाव में खर्च की गई कुल ऊर्जा का 80% शुद्ध गर्मी में बदल जाता है। चप्पू चलाने से खून सचमुच अंदर से गर्म होता था, जिससे यह जमती हुई हाथों और पैरों की उंगलियों तक पहुंचता था। लेकिन जैसे ही टीम चप्पू छोड़ती और 30 मिनट के लिए भी रुकती, एक कपट्टी तंत्र शुरू हो जाता था। शारीरिक गतिविधि के बिना रक्त परिसंचरण तुरंत धीमा हो जाता था। नम ऊन तेजी से बची हुई आंतरिक गर्मी को सोखने लगती थी। नाविकों की मांसपेशियां ठंड से भर जाती थीं, दर्दनाक ऐंठन से जकड़ जाती थीं और जमे हुए शरीर को फिर से भारी लकड़ी को धकेलने के लिए मजबूर करना लगभग असंभव हो जाता था। लोसो और घाटी के लोगों के बारे में प्राचीन गाथा में एक वास्तविक घटना दर्ज है। महासागर पार करते समय थके हुए चालक दल ने लय तोड़ दी और सांस लेने के लिए रुकने की कोशिश की। उदास तूफानी हवा ने तुरंत गीले कपड़ों से गर्मी को बाहर निकाल दिया। नाव को चलाने वाला कोई नहीं बचा था। लोगों की उंगलियां बस हैंडल के चारों ओर नहीं कस पाती थीं। कप्तान को अपने हाथों से
योद्धाओं को उठाना पड़ा और उन्हें भयंकर दर्द के बावजूद फिर से चप्पू चलाने के लिए मजबूर करना पड़ा। निरंतर गति ने जहाज को अपने मार्ग पर रखा और खून को गर्म रखा। लेकिन इस जीवित जैविक इंजन को शुद्ध ईंधन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। किसी व्यक्ति को शून्य तापमान पर दिनों तक चप्पू चलाने में सक्षम होने के लिए उसके पेट को विशेष उत्पादों की आवश्यकता होती थी। गर्म भोजन और आग के बिना बर्फीली हवा में मानव शरीर तेजी से अपने आंतरिक संसाधनों को समाप्त करने लगता था। यदि नाविक को बेतरतीब भोजन खिलाया जाता तो उसका आंतरिक जैविक मोटर कुछ दिनों में बंद हो जाता। न तो ऊनी लबादा और न ही खाल के नीचे सामूहिक नींद व्यक्ति को घातक ठंड से बचा पाती थी। ड्रेकर के निचले हिस्से में कोई रसोई के बर्तन और भट्ठी नहीं थी। स्कैंडिनेवियाई लोगों का पूरा राशन ऐसे उत्पादों से बना था जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं थी और जो हफ्तों तक खराब नहीं होते थे। इस बचाव राशन के दो मुख्य तत्व थे: सूखी कॉड मछली, जिसे हार्ड फिस्कुर कहा जाता था, और वसायुक्त मक्खन। सूखी मछली शुद्ध प्रोटीन थी, जिसे आर्कटिक हवा में एक कठोर तख्ते की तरह सुखाया जाता था। ऐसे टुकड़े को चबाने के लिए योद्धा इसे डेक के लकड़ी के फर्श पर सीधे सपाट पत्थरों से पीटते थे। लेकिन आंतरिक गर्मी के लिए शरीर को केवल मछली ही पर्याप्त नहीं थी। जीवित रहने का मुख्य रहस्य मक्खन और पिघली हुई वसा थी। वाइकिंग्स मक्खन के बैरल को जहाज के सबसे सूखे डिब्बों में पैक करते थे। ठंड में वे इस वसा को सीधे चम्मच से खाते थे या इसे सूखी मछली पर अच्छी तरह से लगाते थे। यहाँ भट्टी हीटिंग के साथ तुलना बहुत अच्छी तरह से काम करती है। रोटी के टुकड़े या प्रोटीन शरीर में तेजी से जलते हैं, जैसे सूखा कागज केवल ऊर्जा का एक छोटा सा उछाल देते हैं, और मक्खन और वसा घने पत्थर के कोयले की तरह होते हैं। वसा को पचाने में पेट को घंटों लगते हैं, लगातार खून में भारी मात्रा में गर्मी छोड़ते हैं। जीव विज्ञान में इसे खाद्य थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई लोग एक व्यावहारिक नियम जानते थे: जब तक पेट में वसा है, हाथों की उंगलियां गर्म रहती हैं, यहां तक कि -10 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी। आइसलैंडिक इतिहास में एक तथ्य दर्ज है: अभियानों की तैयारी के दौरान मक्खन को चांदी से भी अधिक मूल्यवान माना जाता था। एरिक द रेड की गाथा में उल्लेख है कि रवाना होने से पहले कप्तान व्यक्तिगत रूप से निचले हिस्से में वसा के भंडार की जांच करता था। यदि मक्खन के बैरल पूरे नहीं होते थे तो अनुकूल हवा के बावजूद यात्रा स्थगित कर दी जाती थी। लेकिन कैलोरी शील्ड का एक खतरनाक पहलू भी था। वसायुक्त भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे ताजे पानी की आवश्यकता होती थी। पानी को बैरलों में ले जाया जाता था, लेकिन ठंड में यह बर्फ में जम जाता था और तूफान में नमकीन समुद्री फुहारों के साथ मिल जाता था। यदि कोई नाविक बिना साफ पानी पीने के वसा का एक हिस्सा खा लेता था तो तेजी से निर्जलीकरण शुरू हो जाता था। व्यक्ति और भी तेजी से ताकत खो देता था और खून गाढ़ा हो जाता था, जिससे उंगलियां गर्म होना बंद हो जाती थीं। वाइकिंग्स को ताजे पानी के कंटेनरों को बहुत सावधानी से संरक्षित करना पड़ता था। कैलोरी युक्त आहार मांसपेशियों को ऊर्जा देता था और नाविकों को बर्फीली हवा में कई दिनों तक काम करने में सक्षम बनाता था। लेकिन सूखे मछली का पूरा भंडार और मजबूत मांसपेशियां भी तब बेकार हो जाती हैं जब महासागर पर आर्कटिक कोहरा छा जाता है। जब सूरज हफ्तों तक गायब रहता था तो ड्रेकर एक अथाह बर्फीले रेगिस्तान के बीच एक अंधेरे टुकड़े में बदल जाता था। वाइकिंग्स बिना कंपास और नक्शे के महासागर में छोटे छोटे द्वीपों को कैसे ढूंढ पाते थे? कल्पना कीजिए, चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक शीशे जैसा पानी है और आकाश एक घने कोहरे से ढका हुआ है। न सूरज, न तारे, न क्षितिज रेखा। नाविक की सिर्फ कुछ डिग्री की गलती जहाज को एक अनंत बर्फीले रेगिस्तान में ले जाएगी, जहां पूरा दल अनिवार्य रूप से मर जाएगा। लेकिन स्कैंडिनेवियाई लोगों के पास न तो चुंबकीय कंपास थे और न ही भौगोलिक नक्शे। बादल वाले मौसम में उनका मुख्य नेविगेशनल रहस्य एक पारदर्शी क्रिस्टल था, जिसे प्राचीन गाथाओं में सोलार डस्टेन या सूर्य पत्थर कहा जाता है। पुरातत्वविदों और भौतिकविदों ने साबित किया है कि यह एक प्राकृतिक खनिज है, आइसलैंडिक स्पार। यहाँ ध्रुवीकरण वाले धूप के चश्मे के साथ एक सरल तुलना बहुत अच्छी तरह से काम करती है। एक सामान्य व्यक्ति भूरे कोहरे वाले आकाश को देखता है और केवल एक घनी चादर देखता है, लेकिन स्पार क्रिस्टल प्रकाश किरण को दो समानांतर धाराओं में विभाजित करता है। जब कप्तान पत्थर को अपनी आंखों के सामने घुमाता है तो एक निश्चित स्थिति में क्रिस्टलीय फलक अचानक तेज रोशनी से चमक उठता है। भले ही सूरज घने बादलों के पीछे पूरी तरह से छिपा हो, पत्थर उसकी स्थिति को उच्च सटीकता के साथ इंगित करता है। इस चमकते बिंदु को पकड़कर
नाविक लकड़ी की सूर्य डिस्क पर निशान के साथ मान लगाता था और तुरंत सही दिशा निर्धारित करता था। लेकिन जब घना कोहरा खुद पानी पर उतरता और सब कुछ ढक लेता, तो जीवित नेविगेशन काम करना शुरू कर देता था। आइसलैंड की भूमि के बसने के बारे में आइसलैंडिक पुस्तक में पहली शताब्दी के नाविक फ्लोकी विल्गर्डरसन की एक वास्तविक कहानी संरक्षित है। अज्ञात भूमियों की तलाश में निकलते हुए उन्होंने ड्रैकर पर 3 काले कौवे लिए। खुले महासागर में फ्लोकी ने पक्षियों को एक एक करके छोड़ा। पहला कौवा मस्तूल के ऊपर उठा, ठंडी हवा में चक्कर लगाया, लेकिन कोई भूमि नहीं देखी और डेक पर लौट आया। कुछ दिनों बाद फ्लोकी ने दूसरा कौवा छोड़ा। पक्षी आकाश में उठा और फिर से जहाज के पिछले हिस्से में लौट आया। आसपास कोई भूमि नहीं थी। तीसरा कौवा पिछले हिस्से के ऊपर उड़कर तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और फिर कभी नहीं लौटा। फ्लोकी ने नाविकों को तुरंत जहाज को पक्षी के पीछे मोड़ने का आदेश दिया। कौवा बहुत ऊंचाई से भूमि को देखता है और स्वाभाविक रूप से किनारे की ओर उड़ता है। इसी तरह स्कैंडिनेवियाई लोगों ने आइसलैंड की खोज की और कप्तान को हमेशा के लिए रेवेन फ्लोकी नाम दिया गया। पक्षियों और क्रिस्टलों के अलावा वाइकिंग्स के कप्तान प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों का उपयोग करते थे। वे समुद्री पानी के स्वाद, लहरों की दिशा और प्रवासी पक्षियों की चीखों से भूमि के निकट आने का निर्धारण करते थे। यदि कोहरे में मछली के साथ चोंच में एक कायरा उड़ती थी, तो कप्तान निश्चित रूप से जानता था कि घोंसला 30 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। पीठ की गंध और तटीय झाग के रंग से नाविक दल के देखने से बहुत पहले किनारे का अनुमान लगा लेता था। सटीक गणना और जीवित मार्गदर्शक ड्रैकर को सीधे लक्ष्य तक ले जाते थे। जहाज महासागर को हराता और कोहरे से बाहर निकलता था। लेकिन तूफान से गुजरने के बाद वाइकिंग्स को अंतिम खतरे का सामना करना पड़ता था। एक अपरिचित चट्टानी किनारे पर एक हल्के लकड़ी के जहाज को कैसे रोका जाए, जब चारों ओर सर्फिंग उग्र हो और तल पर कोई सुविधाजनक बंदरगाह न हो। चट्टानी तट प्राचीन नाविक के लिए सबसे खतरनाक जाल था। जब विशाल समुद्री लहरें तटीय पानी के नीचे की चट्टानों से टकराती हैं, तो चारों ओर सफेद उबलता हुआ झाग उठता है। ऐसी स्थिति में सबसे तार्किक और समझदार कदम चप्पू नीचे करना, गति कम करना और एक भारी लंगर डालना लगता है, ताकि खतरनाक तूफान बीत जाए। लेकिन स्कैंडिनेवियाई ड्रैकर के कप्तान के लिए किनारे पर पूरी तरह से रुकने का मतलब आपदा था। यहां एक और महत्वपूर्ण कारण काम करता है कि ड्रैकर समुद्र में लगभग कभी क्यों नहीं रुकता था। जब एक लकड़ी का जहाज गति खो देता है, तो वह तुरंत नियंत्रण खो देता है। पीछे का चप्पू केवल तभी काम करता है जब पानी का विपरीत प्रवाह उसकी ब्लेड से तेजी से गुजरता है। चट्टानी किनारे पर चप्पू छोड़ना वैसा ही है जैसे फिसलन वाले मोड़ पर तेज गति से चलती कार का स्टीयरिंग बंद करना। गति के बिना भारी समुद्री सर्फ तुरंत जहाज के हल्के शरीर को आने वाली लहर की ओर घुमा देता है। अगली विशाल लहर ड्रैकर को उठाती है और उसे पानी के नीचे की चट्टानों से टकराती है। केवल 2 सेंटीमीटर मोटी स्प्रूस या बलूत की परत ऐसे भयानक झटके से सूखे अंडे के छिलके की तरह बिखर जाती है। कुछ ही सेकंड में टुकड़ों में न बदलने के लिए जहाज को लगातार चलते रहना अनिवार्य था। नाविक अपनी पूरी ताकत से काम करते थे, तटीय लहरों से गुजरते थे और जहाज की नुकीली नोक को लहर के ठीक लंबत रखते थे। ऐसी परिस्थितियों में लंगर डालना भी हमेशा संभव नहीं होता था। गढ़ा हुआ लोहे का लंगर बेहद महंगा और दुर्लभ वस्तु था। ड्रैकर पर अक्सर मजबूत भांग की रस्सियों से बंधे विशाल भारी पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तेज तटीय धारा में ऐसा पत्थर बस बेकार में तल पर घसीटता रहता था, जहाज को रोकने में असमर्थ होता था। ग्रीनलैंडर्स की प्राचीन गाथा में प्रसिद्ध नाविक लीफ एरिक्सन के अभियान का एक वास्तविक प्रसंग संरक्षित है, जब उनका जहाज एक अज्ञात उत्तरी किनारे के पास पहुंचा, जिसे बाद में हेलुलैंड यानी सपाट पत्थरों की भूमि कहा गया। चालक दल को रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल पाई। चारों ओर चिकनी चट्टानें उठ रही थीं और सर्फिंग ठीक तलहटी पर गरज रही थी। लीफ एरिक्सन ने लोगों को जोखिम में नहीं डाला और गति न रोकने का आदेश दिया। नाविक एक दूसरे को चलते फिरते बदलते रहे, ड्रैकर को दुर्गम चट्टानों के साथ दर्जनों किलोमीटर तक ले जाते रहे। वे लगातार एक ढलान वाली रेतीली तटरेखा की तलाश में थे। ड्रैकर का मुख्य इंजीनियरिंग रहस्य उसकी उथली गहराई में था। जहाज को गहरे बंदरगाह की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान पूरी गति से जहाज को सीधे तटीय बजरी की ओर मोड़ता था। टकराने से 1 सेकंड पहले नाविक चप्पू को शरीर के अंदर खींच लेते थे। ड्रैकर तुरंत किनारे पर उछल जाता था, गीले पत्थरों पर अपने चिकने तल से फिसलते हुए। दल तुरंत कमर तक बर्फीले पानी में कूद जाता था। कील के नीचे लकड़ी के लट्ठे, जिन्हें हलूमनार कहते थे,
रखता था और जहाज को सूखे किनारे पर खींच लेता था। केवल इस तरह निरंतर गति, सहनशक्ति और जहाज के शानदार डिजाइन का संयोजन करके वाइकिंग्स ने कठोर समुद्रों पर विजय प्राप्त की। डेक पर खतरनाक आग न जलाते हुए उन्होंने मुख्य अग्नि को अपने अंदर ही रखा, क्योंकि जब तक आप बर्फीले तूफान से गुजरते रहते हैं, कोई भी महासागर आपको तोड़ नहीं सकता।